नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है पर्यावरण और स्वास्थ्य। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कैंसर के बारे में, एलर्जी के बारे में, अस्थमा के बारे में और कुछ एक दो रोगों के बारे में जिसमें हमने देखा ब्लू बेबी सिंड्रोम। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ धातुओं के बारे में। जो धातुएं आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारी धातुएं यानी कि हैवी मेटल, विषाक्तता और उनके रोकथाम के उपाय। कैसे जो है हम इन धातुओं का प्रभाव अपने स्वास्थ्य पर रोक सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हवा में विषाक्त धातुएं धातु निकालने वाले उद्योगों से, जैविक कचरा जलाने से। अब ये जो धातु है वो आपकी इस तरीके से हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है। जो धातुएं होती हैं वो आपकी कुछ ही धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। बाकी आपकी जो धातुएं हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है और उनको जो है हमें शुद्ध रूप में प्राप्त करना पड़ता है। अब ऐसे उद्योगों से, जैविक कचरा जलाने वाले से, ऑटोमोबाइल और कोयले पर आधारित ऊर्जा बनाने वाले उद्योगों के कारण क्या होती है, फैल जाती है। वायु में इसके कण फैल जाते हैं और हमारे अंदर क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। ये भारी धातुएं वायु में मिलकर वायु के साथ अपने स्रोत स्थान से बहुत दूर तक चली जाती है। विशेष तौर से जब ये गैस रूप में या बहुत बारीक कण रूप में उत्सर्जित होती है। अब ये अगर मान लो धातुएं हैं वो बिल्कुल गैस रूप में निकल रही है या बहुत छोटे छोटे कण इसके निकल रहे हैं तो वो वायु में मिक्स होकर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कर जाती हैं। वर्षा होने से ये धातुएं प्रदूषक हवा से निकलकर धरती पर और जल निकायों में पहुंच जाती है और उसी धातु को अपन क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। अगर जल निकाय में गए उस पानी को पीकर हमारे शरीर के अंदर वो क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। हैवी मेटल, भारी धातुओं का नाश जैव निम्नीकरण से नहीं हो सकता। देखो, दो प्रकार का कचरा होता है, एक होता है आपका जैव निम्नीकरणीय और दूसरा आपका होता है अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय और अजैविक निम्नीकरणीय में क्या डिफरेंस है, देखो, ऐसा कचरा जो कि आपका निम्नीकृत हो जाए, अपघटित हो जाए, वो जैव निम्नीकरणीय। ऐसा कचरा जो कि आपके अपघटित नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर धातु ना लेके हम ले लेते एक पॉलिथीन का एग्जाम्पल या फिर एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल। प्लास्टिक जो होती है वो आपके प्रकृति में जैसी थी वैसी बनी रह सकती है बहुत सालों तक। आप कोई प्लास्टिक का ढक्कन है उसको जमीन में गाड़ देना, कुछ सालों बाद निकालना, आपको एज इट इज मिल जाएगा। तभी तो अपन कहते हैं कि प्लास्टिक की चीजों का उपयोग ना करें, पॉलिथीन का उपयोग ना करें, क्योंकि ये हमारी प्रकृति को दूषित करते हैं। ऐसे ही आपकी जो धातुएं होती है उनका जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता। मछलियों, ऑयस्टर, मसेल, तलछट और अन्य जलीय पारितंत्र के घटकों में भारी धातुओं के एकत्रित होने की रिपोर्ट पूरे विश्व से आती रही है। अब ये धातुएं आपकी कौन कौन सी हैं? जैसे बात करें अपन यहाँ पर लेड की, लेड आपके क्या होता है, सीसा, जिसको अपन व्यक्त करते हैं पीबी लेड यानी कि सीसा। दूसरी भारी धातु की अगर अपन बात करें तो वो है आपके पारा या अपन इसको पारद कहते हैं, जिसको अपन मरकरी भी कहा जाता है। इसको अपन व्यक्त करते हैं Hg, जो कि आपकी रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपके पारद हो गई। अगर बात करें अपन क्रोमियम की तो क्रोमियम आपके भारी धातु हो गई। तो ऐसी कुछ आपकी धातुएं हैं जो कि क्या करती है, ऐसी भारी धातुएं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है जैसी भारी धातुएं अक्सर वातावरण में पाई जाती है। इनके कारण जीवधारियों पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। एक एक करके अब इन धातुओं को अपन पढ़ते हैं। जैसे अगर अपन बात करें पीबी लेड की, किसकी बात करें, लेड की बात करें, पीबी की, तो ये जो बैटरी वगैरह होती है उनसे आपके लेड निकलता है। ये यहाँ पर सीसा, देखो लेड, टेट्राइथाइल लेड को गाड़ियों के इंजन को सुगमता से चलाने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है।
जाता था, जो कि एक एंटी लॉक के रूप में कार्य करता था। बैटरी की छीलन में भी लेड पाया जाता है। यह पानी और खाने में मिलकर दोगुना तिगुना विष उत्पन्न करता है, यानी कि ये विषैला है। इसके कारण ठीक न होने वाले व्यवहारिक रोग, स्नायु तंत्र की क्षति और छोटे बच्चों और शिशुओं में अन्य विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। यानी कि एक बच्चे का शारीरिक विकास रुक सकता है, उसका मानसिक विकास भी रुक सकता है और व्यवहारिक समस्याएं भी आ सकती हैं। इसके कारण फेफड़ों और गुर्दों का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, किसके कारण? लेड यानी कि सीसा के कारण। ये डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें लेड प्रदूषण को दिखाया गया है, जो आपकी बैटरीज होती है उनसे लेड का निकालना। आगे देखिए, बात करते हैं मरकरी यानी कि पारा की। यह आपकी एक ऐसी धातु होती है मरकरी, जिसको अपन व्यक्त करते हैं Hg से। यह आपकी सामान्य तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी धातु है ये आपकी। देखो, जापान में 1960 में पारद विष की घटनाएं यानी कि मिनीमाता रोग बड़े अनुपात में देखने में आई थी। अब इन धातुओं की वजह से कुछ कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है इस पारा की वजह से मिनीमाता रोग। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये रोग किस धातु की वजह से होता है। इसका कारण मिनीमाता खाड़ी की मछलियां खाना था। मछलियां जिनमें पारद मिथाइल पारद के रूप में जमा हो जाता है, उन मछलियों को खा जाते हैं और उसकी वजह से उनके शरीर में एंटर कर गया और वो उनको नुकसान पहुंचा दिया। पारद से शरीर की कोशिकाएं मर जाती है और मरकरी के संपर्क में आने वाले अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इस प्रकार उन अंगों का क्रियाकलाप क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। अब हमारे हर शरीर का हर एक अंग जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर किसी अंग का एक क्या है? पर्टिकुलर रोल है, पर्टिकुलर कार्य है। अगर इन अंगों में ही बाधित हो जाएगी ये कार्य करने में, तो क्या आप ठीक से कार्य कर पाओगे? नहीं। क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं। देखिए, पारद का भाप के रूप में श्वास के साथ जाना और भी खतरनाक हो सकता है। अब ये द्रव अवस्था में ये आपके भाप के रूप में उड़ा, आपने सांस के साथ इसको क्या कर लिया? अंदर ले लिया, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पारद का लंबे समय तक संपर्क होने से मुख और त्वचा में घाव हो जाते हैं और स्नायु तंत्रीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पारद विष के कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, स्मरण शक्ति की कमी, अनिद्रा, नींद नहीं आती, याद नहीं रहता, कपकपी और मसूड़ों में सूजन हो जाती है। क्लियर? ये किसकी वजह से? पारे की वजह से आपके अंदर हो सकता है। पारद के संपर्क से बचाव के लिए आवश्यक है कि इस बात की सावधानी रखी जाए कि पारद को वातावरण में निष्कासित न किया जाए। साथ ही पारद के स्थान पर किसी अन्य धातु का प्रयोग किया जाए। पारद, आपको पता है जो वो थर्मामीटर आते हैं उनमें आपके मरकरी ही भरा रहता है। तो देखो, पारद थर्मामीटर का स्थान अब पारद मुक्त थर्मामीटरों ने ले लिया है। तो ये आपके क्या है? इस मरकरी की वजह से आपको ऐसे स्वास्थ्य संबंधी जो रोग है, विकार है, वो हो सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, बात करते हैं आर्सेनिक की। आर्सेनिक का संबंध तांबा यानी कि कॉपर, लोहा और अर्जेंटिनम यानी कि चांदी के अयस्कों से है। जीवाश्मीय ईंधन को जलाने से आर्सेनिक निष्कासित होता है। अब यहाँ पर जीवाश्मीय ईंधन आपके क्या होते हैं? जीवाश्मीय ईंधन होते हैं जैसे कि आपका कोयला है, पेट्रोल है। ये आपके क्या हुए? जो वनस्पति है, जीव है, वो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में दब गए और जब खुदाई होती है तो तुमने सुना होगा ना कि वहां पर इतना पुराना फॉसिल मिला है। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, जो कि लाखों करोड़ों साल पहले किसी भी जो जीव है, वनस्पति है, उनके दब जाने की वजह से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनके जलने से आर्सेनिक निष्कासित होता है। उर्वरक संयंत्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ में भी आपका क्या पाया जाता है? आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिक के संपर्क में दीर्घ समय तक रहने की वजह से भूख की कमी हो जाती है।
भूख नहीं लगती है, वजन में कमी आ जाती है, डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में रुकावट और त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। भूमिगत जल स्रोतों से जो पानी आर्सेनिक से संदूषित हो उसे पीने और भोजन बनाने के लिए अगर काम में ले लिए तो आर्सेनिक आपके शरीर में चला जाएगा। सतही जल प्राय आर्सेनिक से प्रदूषण से क्या होता है, मुक्त होता है। अब बात करते हैं कैडमियम की। तो देखो कैडमियम जो है वो खनन, विशेषकर जिंक धातु कर्मीय प्रक्रियाओं, कलई करने वाले उद्योग आदि वातावरण में कैडमियम को छोड़ते हैं। मानव शरीर में सांस के साथ साथ जलीय स्रोत जैसे कि मछली आदि से पहुंच सकता है। इससे उच्च रक्तचाप, यकृत सेरोसिस, लीवर सेरोसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो लीवर है वो फेल हो गया। देखो आपका जो लीवर है ना उसमें एक पावर होती है जिसको अपन बोलते हैं रीजनरेशन की पावर। क्या होता है, रीजनरेशन पावर होती है, जिसमें क्या होता है कि लीवर अपनी बॉडी का ना हीरो है। आप उसमें कितने भी मुक्के मारो, यानी हीरो को कितने भी मुक्के मारो, लास्ट में उठेगा, खड़ा होगा और विलन को मार देगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर लीवर होता है। लीवर का अगर कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये क्या करता है, खुद से खुद को पुनः सही कर लेता है। लेकिन लीवर सिरोसिस में क्या होगा, आपका लीवर ही फेल हो जाएगा। हड्डियों की कमजोरी, गुर्दों की क्षति और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। किसकी वजह से, कैडमियम की वजह से। इटाई रोग या फिर अपन इसको इताई रोग भी कहते हैं। रोग यहाँ पर आपको याद रखना है, पारद की वजह से आपका मिनीमाता रोग और यहाँ पर कैडमियम की वजह से इटाई या इताई रोग 1965 में सर्वप्रथम जापान में पाया गया था, जिसका कारण पानी और चावल का कैडमियम से संदूषित होना था। तो वहाँ का जो पानी था और जो चावल थे वो आपके कैडमियम से संदूषित थे, इसीलिए वहाँ पर ये रोग पाया गया। संदूषण का कारण नदी में जिंक प्रगालक के कूड़े का मिलना था। किस वजह से जो संदूषण हुआ पानी का, वो हुआ किसकी वजह से, जिंक प्रगालक की वजह से। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ अन्य भारी धातुओं की। टिन के डिब्बों में, टिन को अपन व्यक्त करते हैं एसन से, टिन के डिब्बों में संरक्षित भोजन भी टिन से प्रदूषित होता है। अब यहाँ पर जिंक से त्वचा में खुजली होती है और फुफ्फुस तंत्र प्रभावित होता है, अपना पल्मोनेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। भारी धातुओं की विषाक्तता से बचने के लिए इन धातु के बर्तनों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए नहीं करना चाहिए और इनसे संदूषित पानी का प्रयोग और मछलियां खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मछलियां खाने की वजह से क्या होगा, कुछ ऐसे आपके जो धातुएं हैं वो शरीर के अंदर एंटर कर जाएगी और आपके अंदर रोग उत्पन्न कर देगी। अब यहाँ पर अपन ने देख लीजिए किस किस धातु के बारे में बात की है। लेड के बारे में बात की है, सीसा। दूसरा हमने मरकरी यानी कि पारे के बारे में बात की है। ये आपका द्रव अवस्था में होता है, लेकिन अगर भाप अवस्था में ये अपन के श्वसन के साथ अंदर जाता है, सांस लेने के साथ अंदर जाता है, तो हमारे अंदर ये क्या कर सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है। पारद में आपको एक रोग याद रखना है, मिनीमाता रोग। ठीक है। अगला हमने यहाँ पर आर्सेनिक के बारे में पढ़ा है और अगला हमने यहाँ पर पढ़ा है कैडमियम के बारे में। कैडमियम में आपको क्या याद रखना है, कैडमियम में आपको याद रखना है इटाई या इताई रोग। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अन्य भारी धातुओं में अपन ने टिन देखा है, जिंक देखा है। क्लियर। तो ये हुई अपनी आज की क्लास। मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।